शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना फोकस अपने गोल्स अपनी स्टडीज के ऊपर भी बना के रखा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, fundamental assumption of organization behavior and the need of the organization behavior. Before explaining the nature and scope of the organization behavior, this is my app, Adusum app, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091 और इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके ऊपर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के काफी सारे कोर्सेज मैंने अपलोड कर दिए हैं। इवन यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का भी इसके अंदर अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स के भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर इट इज अवेलेबल। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी इसके अंदर अवेलेबल है। मेथोडोलॉजी जो रहेगी दैट विल बी थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, descriptive as well as summarized notes will be shared with the students. Doubt session will be there to solve the problem of students. Test series depending upon the nature of a subject के descriptive paper आता है कि MCQ के फॉर्म में आता है, तो जैसा पेपर का पैटर्न है उसी के हिसाब से जो है टेस्ट सीरीज शेयर की जाएगी। ये हम पार्ट वैसे कर चुके हैं। अगेन एक बार रिवीजन के लिए, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो जो लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद बिहेव नहीं करेगी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज हैं, उनको चलाने वाले जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं, और कोई भी ह्यूमन बींग जो है आइसोलेशन में काम नहीं करता, हमें दूसरों की कॉपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद तो बिहेव करने से रही। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर कोशिश की जाती है कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाए, उसके बेसिस पे देखा जाए कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई नया चेंज पॉलिसी करती है या चेंजेस लाती है या डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स करती है, तो व्हाट कुड बी द रिएक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरह से अगर लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये है, बट उसके बेसिस पे लगता है कि पीपल दे आर नॉट बिहेविंग एज पर द रिक्वायरमेंट, तो किस तरह से हम उसको कंट्रोल करके अलाइन कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इज ए रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट। तो एक सेपरेट जो है 1950 और 60 के दौरान ये इमर्ज हुआ। पहले जो ट्रेडिशनल बिलीफ था मैनेजर का कि जितने भी मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो टेक्निकल इन नेचर होती है। जैसे इसी के साथ ही आई विल बी गिविंग ए ब्रीफ एग्जांपल कि जैसे एक प्लांट था, तो वहां पे क्या था कि मशीन का एक स्पेयर पार्ट जो था बार बार खराब हो जाता था, तो बहुत बार टेक्निकल इंजीनियर चेंज किए गए, उस पार्ट्स को रेक्टिफाई भी किया गया, लेकिन प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करती थी। तो लास्ट में जो वहां पे मैनेजर आया तो उसने देखा कि ये प्रॉब्लम जो है टेक्निकल की नहीं है, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तो उसने लोगों से बात की तो पता चला कि वो अपने सुपरवाइजर के साथ उनको प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से वो कंपोनेंट को बार बार तोड़ देते थे। तो वो जो बिहेवियरल प्रॉब्लम थी, जो आपस में रिलेशनशिप बिल्डिंग की थी, उसको उसने दूर कर दिया। उसके बाद ये कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ट्रेडिशनल बिलीफ यही था कि जो मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं वो टेक्निकल इन नेचर है, बिहेवियरल नहीं है। बट बाद में समझ आया कि ये ज्यादातर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। Manager now understand that to make the organization more effective, they have to understand and predict the human behavior. कि उनको फर्स्ट दे विल हैव टू जज, अंडरस्टैंड कि व्हाई ह्यूमन बीइंग्स बिहेव इन दिस पर्टिकुलर मैनर, और उसके बेसिस पे ही कुड प्रोडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर. It is an area of study that investigate the impact that individuals, groups and structure have on behavior within the organization. जब हम organization behavior को study करते हैं तो हम individual behavior study करते हैं as a member of the group, as a organization behavior. तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर तीनों चीजों को स्टडी किया जाता है।
Organization behavior is directly concerned with the understanding, prediction and control of human behavior in the organization. जहाँ पे लोगों का बिहेवियर जो है उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, क्यों इस तरह से वो बिहेव करते हैं और उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन की जाती है। देखा जाता है कि अगर वो एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं है तो किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइनमेंट कर सकते हैं। इट इज एन एरिया ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो फ्रेड लुथान की जो डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। रॉबिन्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है फील्ड ऑफ स्टडी है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसका किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट होता है। और ये जो हम सीखते हैं कि एज ए इंडिविजुअल उसका बिहेवियर क्या है, ग्रुप के अंदर उसका बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर के क्या उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो उसके बेसिस पे जो हम सीखते हैं कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है, उसको किस तरह से हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? देखो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बट हर किसी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं तो उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। Various types of organization like public sector, private sector, manufacturing sector, service sector, economic sector, social and religious ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सबके बीच में लोग काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिक एंड सोशल एंटिटीज होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स और डेफिनेटली आइसोलेशन में काम नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ग्रुप्स के अंदर काम होता है, बहुत सारे काम वो परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर जैसे अलग-अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हम अपने-अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अपने-अपने डिपार्टमेंटल हेड्स को हम रिपोर्ट करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड सोशल सिस्टम होता है जिसके अंदर ग्रुप्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। लोग जो है एज़ ए इंडिविजुअल भी काम करते हैं, एज़ ए मेंबर ऑफ ग्रुप्स भी काम करते हैं। जैसे मैं इस कैंपस के अंदर इंडिविजुअली भी काम करती हूँ और जो कोई दूसरा काम दिया जाता है तो एज़ ए ग्रुप के अंदर भी उस काम को परफॉर्म करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है दैट इज़ कंसर्न्ड विद द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे वी स्टडी द बिहेवियर। एक इंडिविजुअल के रूप में उसका क्या बिहेवियर है, एज़ ए मेंबर ऑफ द ग्रुप उसका क्या बिहेवियर है, और ग्रुप का बिहेवियर इंडिविजुअल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इंडिविजुअल का बिहेवियर ग्रुप को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, स्ट्रक्चर जो है किस तरह से वो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से वो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है। इट्स अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, नॉट ए डिसिप्लिन। क्योंकि बेसिकली जो है ये एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पे हमें लगता है कि ये जो चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन जो होता है सेपरेट साइंस होती है जो कि किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, मैनेजमेंट से, इंजीनियरिंग से काफ़ी सारे जो डिसिप्लिन है वहाँ से जो है नॉलेज आती है। तो एक स्पेसिफिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो वी कुड नॉट कॉल इट एज़ ए डिसिप्लिन। इट्स अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर। इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। क्योंकि यहाँ पे हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, हर जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके हम लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी करते हैं। इट्स ए अप्लाइड साइंस, इन्वॉल्व बोथ अप्लाइड रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी किया जाता है, जो नॉलेज मिलती है उसको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। कि पॉजिटिव साइंस तो कॉज़ और इफ़ेक्ट को बताती है, बट ये बताती है कि जो लोग ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम करते हैं उनका उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह से हमने उसको ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जो है अलाइन करना है। और ये ह्यूमनिस्टिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स को मैनेज करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपनी इमोशंस होते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग होती है, फीलिंग होती है। और हर एक जो लोग होते हैं उनका एक इनर डिज़ायर होती है कि वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वी वांट टू बी क्रिएटिव, वी वांट टू बी प्रोडक्टिव। तो ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है यूज़ की जाती है टू मोटिवेट देम। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स जो
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, उनको स्टडी किया जाता है, एज ए इंडिविजुअल उसका बिहेवियर देखा जाता है, ग्रुप के मेंबर के रूप में देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो वो सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, किस तरह से ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के अंदर इन्फ्लुएंस करती हैं, तो टोटल सिस्टम अप्रोच है ये। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर देखो हम एज ए इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के रूप में स्टडी करते हैं। जो इंडिविजुअल है देखो वहाँ पे पर्सनालिटी, परसेप्शन, उसका एटीट्यूड, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, लर्निंग वैल्यू जो है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। जब वो ग्रुप के अंदर काम करता है तो ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पावर एंड पॉलिटिक्स, स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, कल्चर किस तरह से है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज और डेवलपमेंट होती है उसका उसके बिहेवियर पे किस तरह का इम्पैक्ट होता है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, लर्निंग एंड वैल्यू, इसको हम वन बाय वन करके ब्रीफली स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसका अपना मेंटल फ्रेम क्या है, किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता है, उसका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, किस जोग्राफिकल एरिया से आया है, उसके अपने खुद के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका ओपिनियन, ये सारी चीजें उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है स्टडी किया जाता है परसेप्शन के, किस तरह से वो चीजों को देखता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, किस तरह से वो जॉब के प्रति सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, उसको मोटिवेशन किस तरह से दी जा सकती है। तो perception refer to complex cognitive process that yield a unique picture of the world. Cognitive process होता है कि हर चीज को, जैसे देखो यहाँ पे ये मेरे पास पानी है का गिलास है, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि ये आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है। तो हर बंदे का चीजों को देखने का नजरिया है। अब जैसे एक ही घर में रहते हैं तो एक बंदा कहता है कि आज तो मेरा बहुत ही अच्छा दिन है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि आज तो मेरा सबसे खराब दिन है। तो परसेप्शन का होता है कि चीजों को हम किस नजरिए से देखते हैं। It refers to the complex cognitive process that yield a unique picture of the world that may be quite different from the reality. कि चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारा नजरिया क्या है, हम किस तरह से सोचते हैं। तो इंडिविजुअल जिस तरह से वो उसको सोचते हैं, जिस तरह से वर्ड को देखते हैं, उसी तरह से वो बिहेव करते हैं। पर्सनालिटी होता है कि इंडिविजुअल जो है दूसरों के साथ किस तरह से रिएक्ट एंड इंटरेक्ट करता है। हेरिडिटरी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर जो है उसकी पर्सनालिटी को काफी प्रभावित करते हैं। वे वैल्यू होता है कि जब हमें लगता है कि ये चीज, जैसे देखो जो वैल्यू सिस्टम है, जैसे किसी को लगता है कि रिश्वत लेना जो है खराब बात नहीं है, बट किसी को लगता है कि मेरा वैल्यू सिस्टम रिश्वत लेने को बुरा मानता है। तो these are the basic conviction that a specific mode of conduct or end state of existence is personally socially preferable or not preferable. हमारा वैल्यू सिस्टम हमें क्या सिखाता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है कि एवेलुएटिव स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स, लोगों को, इवेंट्स को जज करते हैं, हमारी उनके प्रति पॉजिटिव लाइकिंग है या नेगेटिव लाइकिंग है, तो ये एटीट्यूड से डिपिक्ट होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन रेफर टू द पीपल्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो भी हम जॉब करते हैं हम उसके साथ सेटिस्फाइड है या नहीं है। Motivation is the process that account for individual's intensity, direction and persistence of effort toward attaining a goal. तो यहाँ पे उसको किस तरह से मोटिवेशन, उसकी एस्पिरेशन नीड्स क्या है, किस तरह से हम उसको मोटिवेट कर सके ताकि वो उसको गहराई के साथ, कांस्टेंट एफर्ट के साथ अपने गोल्स को अचीव करे। लर्निंग जो होता है कि जब हम किसी बंदे को एक्सपीरियंस के साथ जो चीजें सीखता है तो उसका बिहेवियर जो होता है परमानेंटली चेंज हो जाता है। तो ये थे फैक्टर जो इंडिविजुअल को प्रभावित करते हैं उसके बिहेवियर। ग्रुप्स के अंदर जब वो ग्रुप का मेंबर होता है तो ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पावर एंड पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें उसको प्रभावित करती है। देखो यहाँ पे ग्रुप के अंदर क्योंकि हम उस ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड के इंडिविजुअल के रूप में उसका एक इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, बट ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो एक इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बिहेवियर ऑफ पीपल इन ए ग्रुप इज रेफर टू एज ए ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर के अंदर हम देखते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स कितनी है, कोहेसिवनेस कितनी है,
ग्रुप यूनाइट के होके कितना रहता है, टीम के अंदर कितना काम करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, पावर को किस तरह से शेयर करता है, उनके अंदर लीडरशिप कौन है, डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है। जब भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, जो फॉर्मल ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसके बाद वो ग्रुप डिसबैंड हो जाता है। ग्रुप जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, इनफॉर्मल होता है कि जैसे हम एक ही बस में ट्रैवल करते हैं, तो हाँ, कुछ लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है कि एक ही एरिया से आते हैं या एक ही कैंपस से आए हैं या एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो इनफॉर्मल रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं। और दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं, कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, ग्रुप ग्रुप जो है, जो ग्रुप्स के नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे वो बिहेव और फंक्शन करता है। तो यहाँ पे देखना होता है कि ग्रुप के साथ वो बंदा कितना जुड़ा हुआ है। टीम वर्क के अंदर क्या होता है कि देखो, जब हमें एक टीम के अंदर काम दिया जाता है, तो हर एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। कि जब हम मिलके काम करते हैं, तो 2+2 जो होता है 5 होता है, 4 नहीं होता, सिनर्जी होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स होती हैं, जो कोई टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर लगी होती है, कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो खुद को मैनेज कर रही हैं, कुछ टीम जो है जैसे कोई प्रोडक्शन से है, कोई मार्केटिंग से है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं। कुछ टीम जो होती हैं जैसे ऑनलाइन वर्चुअल टीम्स होती हैं। पावर का मतलब होता है कि लोगों के अंदर जो है कि रिसोर्सेज प्राप्त करने की एबिलिटी कितनी है और किस तरह से वो लोगों को अवॉर्ड करते हैं। पावर एंड पॉलिटिक्स, कम्युनिकेशन जो होती है कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल होती है कि जब हम फ्रेंडली नोट पे एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल तरीके से चाय पानी पीते हैं, उस वक्त कुछ शेयर करते हैं। डाउनवर्ड भी, ऊपर से नीचे भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, सेम लेवल पे भी हो सकती है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरह से क्रॉस वाइज भी हो सकती है। लीडरशिप होता है कि किस तरह से लीडर कौन है, किस तरह से कौन सा लीडर है जो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है और उसका स्टाइल क्या है। ऑटोक्रेटिक है, पार्टिसिपेंट है, डेमोक्रेटिक है, काइंड नेचर का है। फिर होता है कि डिसीजन मेकिंग ग्रुप के अंदर किस तरह से होती है, किस तरह से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि देयर आर अल्टरनेटिव सोल्यूशन, और किस तरह से वो बेस्ट सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है टॉल है, फ्लैट है, किस तरह का कल्चर है, किस तरह की चेंज एंड डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में लेती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे फॉर्मली जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिपार्टमेंट किस तरह से बनाए जाते हैं, कल्चर क्या एग्जिस्ट करता है, चेंज और डेवलपमेंट जो है किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाई जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर जो है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया जाता है, ताकि लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर कि हमने इसको रिपोर्ट करना है, हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इसी तरह क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा सिस्टम है, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो वो उसी का ही हिस्सा है। तो किस तरह से हमें सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे के साथ लिंक करना है। देखो, नैरो बैंडविड्थ जो है टॉल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हिरार्की बहुत ज्यादा होती है। वाइड बैंडविड्थ के अंदर क्या होता है कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम अपने बॉस को जो है उसको हम इमिडिएटली मिल सकते हैं, कम्युनिकेशन की लेयर्स कम होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है कि सबका शेयर्ड बिलीफ क्या है, किस तरह से लोग जो है आपस में मिलते जुलते हैं, डाइवर्सिटी है, किस तरह से एक हेल्दी कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि किस तरह से हम राइट ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि जो भी हमारा एनवायरमेंटल एंड सोशल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर किस तरह से हम अपने राइट ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करने की कोशिश करते हैं, कम से कम रिसोर्सेज यूज करके। अल्टीमेटली हमें एंड में कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है स्टडी करता है इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स को, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी करता है। लोग जो है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। ये ये भी देखता है कि जो लोग बिहेव करते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक होता है, रीजन क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बेसिस पे वी कुड प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। मैनेजर जो है वो फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं, उनका पास्ट बिहेवियर देख के, एम्प्लॉय की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके बेसिस पे वो प्रोडिक्शन करते हैं। और इसी तरह क्या है कि अगर प्रोडिक्टिव बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच नहीं करता, तो किस तरह से हमने उसको मॉडिफाई करना है, किस तरह से हमने उसको डिवेल्प करना है। मैनेजर
जो है एम्प्लॉयी का बिहेवियर जो है मोल्ड करते हैं। वो देखते हैं कि हम किस तरह से मोटिवेशन दे सकते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम को चेंज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर सुटेबल चेंजेस लाते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो बेसिकली जो मैनेजर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल बिहेवियर जो है मैनेज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। तो इसी के साथ ही क्या है कि हमारा नेचर एंड स्कोप जो है खत्म हो गया है। अ, तो उसी के साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। उसी तरह अगर आपने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसको आप बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो।